नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर। आज मैं एमए फाइनल के विद्यार्थियों को पेपर 8 के मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों में खाफी खां की रचना, खाफी खां के द्वारा लिखित इतिहास मुंतखाब उल लुबाब पर अपना व्याख्यान दूंगी। उससे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि उसने उस इतिहास को कितने भागों में लिखा, उसकी क्या जीवनी थी, वह किन किन पदों पर नियुक्त रहा और उन पदों पर रहते हुए उसने क्या क्या देखा, क्या महसूस किया और उसे फिर लिपिबद्ध किया। सल्तनत काल की अपेक्षा मुगल कालीन साहित्य ज़्यादा उपलब्ध है। मुगल काल के ज़्यादातर स्रोत फारसी भाषा में लिखे गए हैं। ये इतिहासकार ज़्यादातर सुल्तानों या बादशाहों की राजनीतिक और सैनिक गतिविधियों की ही जानकारी देते हैं। इनसे जनता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी कम मिलती है। खाफी खां का पूरा नाम मोहम्मद हाशिम खाफी खां था। इसने मध्यकालीन भारत पर जो इतिहास लिखा उसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग जो उपलब्ध ही नहीं है और इब्राहिम लोदी तक के सुल्तानों को यह समर्पित किया गया। दूसरा भाग यह बाबर से लेकर मुहम्मद शाह के शासन के 14वें वर्ष तक के संपूर्ण मुगल साम्राज्य के इतिहास पर एक महत्वपूर्ण कार्य है। और तीसरा भाग इसमें सभी प्रांतीय राज्यों का इतिहास लिखा गया और उसमें भी विशेष रूप से बहमनी राज्य और खान देश के फारूकी राजाओं का वर्णन है। जीवनी शाहजहां या उसके समय से पहले खुरासान के ख्वाफ नामक स्थान से कुछ परिवार भारत आए और मुगल दरबार में सेना में मनसबदार या राजस्व विभाग में नियुक्त हो गए थे। जब उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ था तब खाफी खां के पिता, जिनका नाम सर इलियट ख्वाजा मीर ख्वाफी बताते हैं, इनके अलावा अधिकांश ख्वाफी मनसबदार औरंगजेब की सेवा में थे। खाफी खां अपने पिता के नाम का उल्लेख किए बिना लिखता है कि वे मुराद बख्श की सेवा में थे और 8 जून 1658 ईस्वी को सामोगढ़ के युद्ध में घायल हो गए थे। मुराद की हत्या के बाद 1662 ईस्वी में खाफी खां के पिता औरंगजेब की सेवा में आ गए थे और काफ़ी समय तक वो दक्षिण में रहे थे। खाफी खां अपने ग्रंथ में स्वयं के बारे में भी नहीं लिखता और इसलिए उसके जन्म के बारे में भ्रांतियां हैं। इतिहासकार हेनरी बेवरिज लिखती हैं कि उसका जन्म लगभग 1074 ईस्वी यानी कि 1663 से 64 ईस्वी में हुआ और उसकी मृत्यु 1731-32 ईस्वी में हुई। उसके बचपन के बारे में केवल इतना ज्ञात होता है कि उसे एक बुजुर्ग शिक्षक मीर सैयद मोहम्मद, जो कि एक कुशल गणितज्ञ थे, ने शिक्षा दी थी। खाफी खां अपने पिता के पास दक्षिण में बड़ा हुआ था और अन्य मनसबदारों की भांति उसने भी औरंगजेब की सेना में मनसबदारों की भांति अपना जीवन प्रारंभ किया था। उसने सम्राट के सैनिक और राजनीतिक पदों पर भी कार्य किया। 1682 से 83 ईस्वी में रामसेज के घेरे में वह मुगल सेना के साथ गया। तदुपरांत शहजादा मुअज्जम के साथ रामघाट के अभियान में भी गया। इसके बाद राजस्व अधिकारी के पद पर नियुक्त हुआ और 1690 ईस्वी तक इस पद पर कार्य करता रहा। 1690 से 95 ईस्वी तक अब्दुल रज्जाक लारी के साथ कोंकण में रहा और लारी के साथ बंबई भी गया। ऐसा प्रतीत होता है कि खाफी खां को औरंगजेब के शासन के अंत में कोंकण से गुजरात भेज दिया गया, जहां उसने पूरे अहमदाबाद प्रांत के खबरनवीस यानी कि न्यूज़ राइटर का कार्य किया और मोहम्मद मुराद यानी कि शादत खां के साथ गोदारा की सरकार में फौजदार भी रहा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मोहम्मद आजम के पुत्र बिदार बख्श के साथ अहमदाबाद में था। उत्तराधिकार युद्ध में वह कब विजयी पक्ष में पहुंच गया इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती, किंतु इसके बाद वह 1709 ईस्वी में हैदराबाद के पास काम बख्श की हार के समय भी उपस्थित था। बहादुर शाह की मृत्यु के समय जब गृह युद्ध छिड़ा तब खाफी खां गाजिउद्दीन फिरोज जग के परिवार के संपर्क में आया और उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र चिन किंतन खां निजामुल मुल्क फतजंग के साथ 1713 ईस्वी में दक्षिण का सूबेदार नियुक्त हुआ था। तब खाफी खां अपने जीवन में सबसे बड़े पद दीवान के पद पर
निजामुल मुल्क के साथ रहा, परंतु अधिक समय तक वह इस पद का उपभोग नहीं कर सका। फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं के दबाव में आकर सर सैयद हुसैन खां को दक्षिण में सूबेदार नियुक्त कर निजामुल मुल्क को दिल्ली बुला लिया और यहीं से काफी खां का कठिन और अभावग्रस्त जीवन प्रारंभ हो गया था। 3 वर्ष शाही दरबार में रहने के बाद उसे बुरहानपुर में फौजदार और राजस्व अधिकारी नियुक्त किया गया था, परंतु यहाँ उसे अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा और अंत में उसे इस पद से भी हटा दिया गया। 1720 ईस्वी में वह दिल्ली लौट आया। मोहम्मद शाह के काल के 14वें वर्ष का इतिहास लिखते समय तक काफी खां 70 वर्ष का हो चुका था और वह दिल्ली में ही निवास कर रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। मुंतखाब उल लुब्बाब के बारे में अगर हम जानकारी लेना चाहें तो पता लगता है कि काफी खां ने जिस तरीके से और जिस आधार पर अपने ग्रंथ की रचना की उसके बारे में उसने स्वयं लिखा है कि उसे मुंतखाब को लिखने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया गया था। उसने अपने किसी वजीर या अमीर को प्रसन्न करने के लिए भी नहीं लिखा था। उसने वही लिखा जो उसने स्वयं देखा या उन लोगों से सुना जो कि फर्रुखसियर और सैयद बंधुओं के क्रियाकलापों की पूरी जानकारी रखते थे। जब उसे विभिन्न स्रोतों से पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाती थी तब वह वही बातें रिकॉर्ड करता था जो उसे सत्य प्रतीत होती थी। मुंतखाब कब लिखा गया इसकी सही जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, किंतु इसका अधिकांश भाग औरंगजेब की मृत्यु के बाद सईद खां और मामूरी के ग्रंथ प्राप्त होने के बाद लिखा गया। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने औरंगजेब के काल में कई नोट्स और रिकॉर्ड्स तैयार नहीं किए थे। वह कई स्थानों पर लिखता है कि उसने जो कुछ भी देखा या सुना उसे स्मृति बॉक्सों में बंद कर दिया। इसलिए 1718 ईस्वी में सैयद हुसैन अली द्वारा अपदस्थ किए जाने की बात हुई और जब कोई सरकारी काम न मिला तब उसने अपना पूरा ध्यान अपने इतिहास लेखन में केंद्रित कर दिया। काफी खां ने बाबर से जहांगीर तक और दक्षिण का जो इतिहास लिखा वहाँ एक प्रकार से संग्रहकर्ता के रूप में ही काम किया है, किंतु बहादुर शाह के गद्दी पर बैठने से लेकर मोहम्मद शाह के प्रारंभिक शासक काल के लिए उसने किसी की भी मदद नहीं ली। उसने रिकॉर्ड्स एकत्रित किए और व्यक्तिगत रूप से छानबीन कर तथ्यों को लिपिबद्ध किया है। उसका दृष्टिकोण जो है वो तार्किक है। उसने मानवीय मूल्यों को नकारा नहीं है और प्रशासन में उस समय जो बुराइयां आई और जिनसे जनसाधारण को कष्ट भोगने पड़े उनका भी उसने गहराई से उल्लेख यानी वर्णन किया है। औरंगजेब के शासन के उत्तरार्ध के पतनोन्मुख शासन काल के वातावरण और तथ्यों को जानने के लिए मुंतखाब कहते हैं सबसे अच्छा ग्रंथ है। 52 या उससे अधिक वर्षों तक काफी खां ने राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों को गहराई से देखा था। इस व्यवस्था के मुगल साम्राज्य के जो 2 प्रमुख स्तंभ थे, जैसा मनसबदारी प्रथा और भू राजस्व व्यवस्था, जो दोनों ही नष्ट हो गई थी, वह नौकरशाही के शीघ्र हो रहे पतन से भी काफी खां चिंतित था। उसका यह विश्वास था कि मुगल साम्राज्य तभी सुरक्षित रह सकता है जबकि सरकारी मशीनरी किन्हीं सुयोग्य हाथों में हो। वह इस बात पर भी जोर देता है कि इन परिस्थितियों में भारत पर उत्तर पश्चिम से होने वाले आक्रमणों को रोकना असंभव होगा। वह स्वयं इस दिन को देखने के लिए जीवित न रहा जबकि नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में करनाल के युद्ध के बाद दिल्ली को नष्ट किया। वह शाहजहां के समय के 1630-31 के दक्षिण अभियान के बहुत विकृत चित्र प्रस्तुत करता है। फिर जब 1635 ईस्वी में खाने दौरा ने शाहजहां की आज्ञा से दक्षिण को रौंदा था, तब 3-4 दिन में 50 समृद्ध नगर या गांव नष्ट कर दिए गए और इस प्रकार से दक्षिण में मुगल साम्राज्य को स्थापित करने का परिणाम यह हुआ था कि राजस्व देने वाली जो रैयत थी वह इधर उधर जाकर छिप गए थे और फिर उन्होंने अपने घरों को लौटने की भी कोई चिंता नहीं की थी। इसलिए कहा जाता है कि औरंगजेब के समय इस स्थिति को सुधारने में बहुत ज़्यादा समय लगा। काफी खां लिखता है कि औरंगजेब के काल का अंतिम अध्याय उसका मराठों से संघर्ष और संभाजी को 1689 ईस्वी में
फांसी देने के साथ ही समाप्त होना प्रारंभ हो गया। वह लिखता है कि अंत में दक्षिण में मराठा शक्ति को समूल नष्ट नहीं किया जा सका और सम्राट के जीवन का अधिकांश समय आक्रमणों और घेरों में ही बीता। काफी खां इस लंबी लड़ाई की विशेषता राजद्रोह, भ्रष्टाचार और शाही अधिकारियों के सहयोग की कमी को बताता है। काफी खां संभवतः 1720-21 ईस्वी में तत्कालीन किसानों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए राजा टोडरमल के सुधारों का भी उल्लेख करता है। वह किसानों की वंशानुगत भूमि और संपत्ति को राजस्व अधिकारियों द्वारा बेचने का भी विरोध करता है। इस प्रकार वह उस समय की राजनीतिक और सामाजिक ढांचे की गिरती हुई स्थिति का गवाह है। वह सैनिकों की दुर्गति और छोटे मनसबदारों की गरीबी, कम वेतन पाने वाले कर्मचारी और राजकीय संरक्षण पर आधारित लोगों की स्थिति का सजीव वर्णन करता है। इसलिए मुंतखाब गद्य का महत्व बहुत बढ़ गया है। आलोचनात्मक लेख का लेखक इस ग्रंथ के विषय में लिखता है कि यद्यपि इस ग्रंथ को देख नहीं पाया है, फिर भी इसमें उसके द्वारा लिखी गई अनेक घटनाओं का सविस्तार वर्णन है। एल्फिंस्टन ने काफी खां के ग्रंथ का उचित उपयोग कर औरंगजेब और उसके उत्तराधिकारियों का एक सुसंबद्ध इतिहास लिखा। मद्रास आर्मी के मेजर गार्डन ने जहांगीर के शासन के अंत तक काफी खां के इतिहास का अनुवाद किया था। मोहम्मद उमर लिखते हैं कि मुंतखाब एक अत्यंत ही विश्वसनीय इतिहास है। बाबर के आक्रमण से लेकर मोहम्मद शाह के 14वें वर्ष तक, चूंकि औरंगजेब ने समकालीन घटनाओं को लिपिबद्ध करने पर प्रतिबंध लगा रखा था, इसलिए काफी खां ने हर घटना का सूक्ष्म वर्णन एक रजिस्टर में लिखा था और औरंगजेब की मृत्युपरांत प्रकाशित करवाया था। अगर हम इसकी मुंतखाब उल लुब्बाब की विशेषताओं पर एक दृष्टि डालें तो पता चलता है कि अपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण, स्थितियों के विश्लेषण में काफी खां का इतिहास घटनाओं का कैटलॉग है, जो कि स्वच्छता से, तिथिबद्धता से, क्रम से प्रस्तुत है। प्रोफेसर जहीरू मलिक हिस्टोग्राफी इंडिया 18th सेंचुरी के लेखकों के लेखन की कथा वस्तु मुख्यतः राजनीतिक है और धर्मनिरपेक्ष विषयों को अधिक महत्व देने वाली है, यह लिखा गया है। इसमें काफी खां ने एक राजनीतिक इतिहास लिखा जो कि शुद्ध और सरल है। उसका तथ्यों का ज्ञान महान है और सामग्री की व्यापकता भी बहुत है। उसमें मुगल इतिहास की क्रमबद्ध और नियमित इतिहास का भी समावेश है। ग्रंथ के लेखन का रूप और अभिव्यक्ति भी उल्लेखनीय है। प्रोफेसर सरकार लिखते हैं कि उसकी शैली विचार प्रधान है। उसका तत्कालीन समाज का वर्णन और कई घटनाओं के उल्लेख उसके ग्रंथ के दरबारी इतिहासकारों के रूखेपन से बचा लेते हैं। दक्षिण का वृत्तांत भी उसने विशेषतः अच्छा लिखा है। इस प्रकार उसने इतिहास के विद्यार्थियों की प्रशंसनीय सहायता की है। धन्यवाद।